हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अकाल 56 में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित टॉपिक मैथ पेडागोजी को देखेंगे। दोस्तों, मैथ पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं और पूरा 50 क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों। और ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और दोस्तों इस टॉप 50 क्वेश्चन का आप लोग आनंद उठाइए। दोस्तों, पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं ये टॉप 50 क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। ऑप्शन है अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित या फिर ज्यामिति। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, बताइए जल्दी। अंकगणित है, सांख्यिकी है, बीजगणित है या फिर ज्यामिति है, बताइए आंसर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा अंकगणित। ठीक है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या है, तो अंकगणित है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में बताया गया है कि अंकगणित गणित की सबसे पुरानी शाखा है। ठीक है दोस्तों, अंकगणित गणित की सबसे पुरानी शाखा है। अंकगणित ग्रीक शब्द ऑरिथमोस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह संख्याओं के अध्ययन और जोड़ घटाव, गुणा और भाग के मौलिक संचालन के साथ उनके संबंध से संबंधित है। तो गणित कैसी तो दोस्तों, अंकगणित अंकगणित जो है कि सबसे पुरानी शाखा है। अंकगणित जो है ग्रीक शब्द अरिथमोस से लिया गया है और यह शाखाओं के अध्ययन और जोड़ घटाव, गुणा और भाग के मौलिक संचालन के साथ उनके संबंध से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि निम्नांकित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न या फिर एपिडायस्कोप। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न ये ऐसा उपकरण है जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। ऑप्शन है अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना, अध्यापक के शिक्षण में अरुचि, अध्यापक द्वारा उपर्युक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कि गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या क्या है, बताइए आंसर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक को विषय ज्ञान कम होना ये भी अध्यापक की समस्या है। अध्यापक के शिक्षण में अरुचि ये भी अध्यापक संबंधी समस्या है और अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना भी अध्यापक की समस्या है। ठीक है, तो ये तीनों जो है अध्यापक संबंधी समस्या है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा हो। और अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, टॉपिक समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि कक्षा 7 के क्लास छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा कार्य जैसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। फिर से देखिए क्वेश्चन को, कक्षा 7 के छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ऑप्शन है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना चाहिए, गणित विषय को 2 कालांश देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना चाहिए।
तो जल्दी सब लोग क्वेश्चन 4 का राइट आंसर बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। क्योंकि जो गणित में पहेलियाँ और अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से जब शिक्षण प्रदान करेंगे तो बालक काफ़ी रुचि लेके गणित को पढ़ेगा मनोरंजन तरीके से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है दोस्तों कि गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या फिर सतत मूल्यांकन। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। अधिगम की निर्योग्यता का आकलन करना है तो सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका इसमें से निदानात्मक परीक्षण है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, या फिर ये सभी। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का, या इनमें से किसी का नहीं। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। बताइए आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे ज़्यादा शिक्षक को मूल्यांकन साधन वैध होने का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है घरेलू कार्य के लिए, व्यवहारिक उपयोग के लिए, व्यवसाय और मजदूरी के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि अंकगणित का शिक्षण में महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में है। बताइए जल्दी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए कैसे, घरेलू कार्य के लिए भी अंकगणित जरूरी है, व्यवहारिक उपयोग के लिए भी अंकगणित जरूरी है, और व्यवसाय और मजदूरी के लिए भी अंकगणित जरूरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है दोस्तों कि रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य है। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है अवबोधात्मक, तीसरा ऑप्शन है कौशलात्मक, या फिर लास्ट ऑप्शन है अनुप्रयोगात्मक। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा कौशलात्मक, ठीक है, ऑप्शन सी। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य है कौशलात्मक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि गणित में मानसिक कार्य संबंधित है। ऑप्शन है गणित के सिद्धांत पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा गणित की व्यवहारिक पक्ष से। गणित में मानसिक कार्य संबंधित किससे है? तो गणित के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है दोस्तों, स्कूली गणित में ज़्यादा जोर दिया जाता है। स्कूली गणित में ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑप्शन है तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए, संकलात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्कूली गणित में ज़्यादा तथ्यात्मक जोर पर भी ध्यान देना चाहिए, और प्रक्रियात्मक प्रभाव पर भी ध्यान देना चाहिए, और संकलात्मक समझ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है दोस्तों कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन है सूत्रों को याद करने की, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान की, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी दोनों की, या फिर लास्ट ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और प्रयोग करने की। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी अवधारणाओं को समझने की और लागू करने की। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी अवधारणाओं को समझने की, लागू करने की और प्रयोग करने की। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, या फिर उपयुक्त दोनों। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों सुनिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है राजस्थान में पूछा था, और ये राज्य स्तरीय क्वेश्चन है। अगर सीटेट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी भी सही है, तो इसलिए उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। सीटेट के पेपर में अगर ये मतलब राजस्थान में पूछा था तो आयोग इसको ए ऑप्शन माना था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीटेट में जब पूछेगा तो ए बी दोनों माना है, मतलब उपरोक्त दोनों सही करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। जब आप आंसर ऑप्शन देखिए आप लोग। पहला ऑप्शन है सरल पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्यकारों का साहित्य, तीसरा ऑप्शन है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित करना, या फिर डी ऑप्शन है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण ही
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की पहली शर्त है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। ऑप्शन है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, या फिर बच्चों को सूत्र रटवाना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कि गणित शिक्षण के लिए कौन सी उपयुक्त परिस्थिति है। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना चाहिए, न कि रटवाना। ठीक है, न कि सीखने के लिए विवश करना। ठीक, उच्च स्तरीय चिंतन भी निगेटिव पॉइंट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है दोस्तों कि गणित की कक्षा में संप्रेषण से की क्षमता का विकास होना चाहिए। किस क्षमता का विकास होना चाहिए? फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, गणित की कक्षा में संप्रेषण से किस क्षमता का विकास होना चाहिए। ऑप्शन है प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना, दूसरा ऑप्शन है पठन, तीसरा ऑप्शन है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है पुनर्समूहीकरण। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों गणित की कक्षा में संप्रेषण से किस क्षमता का विकास होता है? तो गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना का ही विकास होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो और टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है दोस्तों कि एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों की मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। इन गतिविधियों से ऑप्शन है बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगा, या फिर सी ऑप्शन है बच्चों को वस्तुओं और ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है बच्चों को वस्तुओं के नक्शों के विषय में जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि जब बनेगी तभी जो है कि बालक। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि जब बनेगी तभी बालक अच्छे से कौन सी छवि कैसी होती है, त्रिभुज कैसा होता है, आयत कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है, ये सब समझेगा बालक और आसानी से समझेगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है दोस्तों कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। ऑप्शन है गणनाओं में प्रवीणता की, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या फिर तीसरा ऑप्शन है सूत्र याद करने की, या फिर लास्ट ऑप्शन है हल को याद करने की। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आइए देखते हैं। गणनाओं में प्रवीणता, ठीक है, तो मतलब गणित में किसी को एकदम महारत हासिल नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है सूत्र याद करना, तो रटवाना इसमें ऐसे ही गलत है, याद करना ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जब ए सी डी गलत हो गए तो इसमें बच रहा है बी ऑप्शन, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बढ़ाने बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने से बालक गणित में बेहतर सीखेगा। ठीक है,
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। ऑप्शन है समतल, दूसरा ऑप्शन है बिंदु, तीसरा ऑप्शन है रेखा, या फिर लास्ट ऑप्शन है चतुर्भुज के विकर्ण। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। बताइए आंसर। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। नहीं में ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है, तो इसमें बिंदु परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्या परिभाषित नहीं है, तो बिंदु परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 19 का बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं में आप लोगों को जवाब देना है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है वे अन्वेषण कौशलों को प्रोत्साहित करके, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, तीसरा ऑप्शन है वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, और लास्ट ऑप्शन है वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन निगेटिव में दिया है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को निगेटिव में ही जवाब देना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो ऑप्शन है वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, ये ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, पॉजिटिव है। डी ऑप्शन है वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, तो ये डी ऑप्शन भी सही है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन जो है ये जो सही है तो ये लोग गलत हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये गलत हो जाएंगे। और जो निगेटिव पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग निगेटिव जवाब देंगे तो वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। यही जो है निगेटिविटी को दर्शाता है, यही निगेटिव पॉइंट है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देंगे बी ऑप्शन, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है दोस्तों कि ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। ऑप्शन है द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिगृहित और निगमन है, दूसरा ऑप्शन है किसी आकृतियों को खींचने के पद को, तीसरा ऑप्शन है कथन के तर्क और औचित्य को, या फिर लास्ट ऑप्शन है ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को हल करके ज्यामिति में बालक उपपत्ति लिखना संकेत करता है ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन है प्रतिरूप पैटर्न का, दूसरा ऑप्शन है कोण, तीसरा ऑप्शन है सममिति, या फिर लास्ट ऑप्शन है चौपड़। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोण जो है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, तो कोण का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने, यहाँ आर्म लिख दिया है दोस्तों टाइपिस्ट, तो यहाँ आप लोग आर्मस्ट्रांग बना लीजिएगा, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग,
दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक, या फिर तीसरा ऑप्शन है डीवी, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्पिनर। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने बताया था, खोज विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है, ये तो रिपीट हो गया फिर से। अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन है सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप, या फिर क्रम परिवर्तन। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित से में महत्वपूर्ण नहीं है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, ऑप्शन नहीं में पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए जल्दी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, माप द्वारा जो है, माप का प्रयोग अंक गणित में किया जाता है, न कि बीजगणित में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण के कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है? ऑप्शन है विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि गणित शिक्षण में अब कक्षा उपयोगी उद्देश्यों को निर्धारण कौन से बिंदु का ध्यान में रखना चाहिए, तो इन सभी को ध्यान रखना चाहिए। जैसे विषय वस्तु की विशेषता पर भी ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों के स्तर पर भी ध्यान रखना चाहिए, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के सभी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि जो छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उस जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे क्या कहलाती हैं, ये आप लोग को जवाब देना है। ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है निष्पत्ति परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दीजिए। बताइए आंसर। चौथा ऑप्शन छूट गया दोस्तों, चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया गया है। तो बताइए आप लोग कि छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उस जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वे कहलाती हैं उपलब्धि परीक्षण कहलाती हैं, निष्पत्ति परीक्षण कहलाती हैं, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाती हैं, या फिर ये सभी कहलाती हैं। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण भी आवश्यक है, निष्पत्ति परीक्षण भी आवश्यक है, और निदानात्मक मूल्यांकन भी आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा ये सभी। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यार, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे नंबरिंग छूट गया है, नंबरिंग यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है दोस्तों कि विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन है तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियाँ बनाना, या फिर ये सभी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए कि विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन है इसमें। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का।
विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा गणितीय आकृति बनाना ही विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन है? तो गतिविधि आकृतियों को बनाना ही विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है दोस्तों कि किस विधि में यह सिद्ध किया जा सकता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति, प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति या फिर प्रति सकारात्मक उत्पत्ति। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष उत्पत्ति। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष उत्पत्ति द्वारा ही समपूर्णांकों का योग सम होता है। ठीक है, तो किस विधि में यह सिद्ध किया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष उत्पत्ति द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि सीखने के आकलन का आधार है। ऑप्शन है पुनः स्मरण, दूसरा ऑप्शन है जैसे को तैसा लिख देना, या फिर तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक परिवर्तन, या फिर लास्ट ऑप्शन है व्याख्या करना। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक परिवर्तन, क्योंकि सीखने के आकलन का आधार क्या है? तो सीखने के आकलन का आधार है व्यवहारिक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने की, बच्चों का समाजीकरण करने की, बच्चों का चरित्र विकास करने की, या फिर उपयुक्त सभी। फिर से आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने की, बच्चों का समाजीकरण करने की, बच्चों का चरित्र विकास करने की, या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा? बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के प्रमुख कारण है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना भी है, और बच्चों को समाजीकरण का ज्ञान करने की भी आवश्यकता है, और बच्चों में चरित्र विकास करने में भी उपयोगी होता है। ठीक है, तो बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा भी करती है गणित, बच्चों में समाजीकरण का भी विकास करती है गणित, और बच्चों में चरित्र का भी विकास करती है गणित। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। ऑप्शन है मंद बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, या फिर विशेषणात्मक परीक्षण। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। बताइए जल्दी। तो दोस्तों मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा जो है वो है निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, कौन सा परीक्षण है? तो वो है निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, 33 का 20 राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा दोस्तों कि शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन है छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति, या फिर उपयुक्त सभी।
बताइए आप लोग आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है। बताइए कौन सा आवश्यक मानदंड है शिक्षण उद्देश्यों में। तो दोस्तों इसमें शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है उपयुक्त सभी। ठीक है, छात्रों की भी आवश्यकता होती है, समाज की भी आवश्यकता है, विषय वस्तु की प्रकृति की भी आवश्यकता है, इसलिए उपयुक्त सभी जो है शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 और 35 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। ऑप्शन है ज्ञान में, अवबोध में, कौशल में या फिर ज्ञानोपयोग में। ज्ञानोपयोग में। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालने किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। बताइए आंसर। जवाब दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानोपयोग। ठीक है, ज्ञानोपयोग में कि ज्ञानोपयोग के माध्यम से ही हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालने का व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है दोस्तों कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है, किस पे लागू होता है बताना है आप लोगों को। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है, किस पे लागू होता है, अब ये आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। बताइए जल्दी। तो दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर के सिद्धांत पर लागू होता है निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि में ही सूत्र के माध्यम से बताया जाता है, नियम के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है दोस्तों कि एक गणित शिक्षण का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है कि एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छा होते हैं, यह शिक्षक कह रहा है। तो आप लोग बताइए कि मतलब वो कैसा, क्या कह सही कह रहा है कि क्या कह रहा है। ऑप्शन है उचित दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक है, लिंग पक्षपाती शिक्षक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से आप लोग क्वेश्चन सुन लीजिए। एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह शिक्षक के मन में धारणा बन रही है। तो शिक्षक कैसा है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है उचित दृष्टिकोण वाला है, नीतिपरक वाला शिक्षक है, लिंग पक्षपाती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा लिंगपाती। ठीक है, वो जो शिक्षक है लिंगपाती शिक्षण है, जेंडर विभिन्नता को दर्शा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो लड़कियों और लड़कों में पक्षपात कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां तकनीक है। ऑप्शन है निरीक्षण और साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बताइए आंसर।
मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियाँ तकनीक है, कौन सी हैं? तो दोस्तों मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियाँ इसमें उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। डी इज राइट आंसर। निरीक्षण व साक्षात्कार के माध्यम से भी बालक का मूल्यांकन किया जा सकता है, पड़ताल सूची के द्वारा भी बालक का मूल्यांकन किया जा सकता है, और संचित अभिलेख व सामायिक जांच द्वारा भी बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि गणित की भाषा एक प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है। ऑप्शन है अधिक कमज़ोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। बताइए आंसर। तो दोस्तों गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, ठीक है। क्या है? तो अधिक सुदृढ़ है, कमज़ोर नहीं है, लचीली नहीं है। तो क्या है? तो गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और एक बार ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि निगमन विधि का उपयोग है। ऑप्शन है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, या फिर सूत्र का प्रयोग करना। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए कि निगमन विधि का उपयोग किस में है। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्र का प्रयोग करना ही निगमन विधि का उपयोग हो रहा है। सूत्र का प्रयोग करने में देखिए निगमन विधि में नियम की ओर जाया जाता है, ठीक है। नियम से उदाहरण की ओर जाता है निगमन विधि में। तो निगमन विधि नियम का मतलब ये हो गया सूत्र, ठीक है। सूत्रों के द्वारा ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है गणित में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन है निगमन विधि की तरफ, विश्लेषण विधि की तरफ, संश्लेषण विधि की तरफ, या फिर अनुसंधान विधि की तरफ। फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है, किस पे लागू होता है? निगमन विधि पे लागू होता है, विश्लेषण विधि पे लागू होता है, संश्लेषण विधि पे लागू होता है, या फिर अनुसंधान विधि पे लागू होता है। तो बताइए आप लोग आंसर जल्दी से। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संश्लेषण विधि द्वारा, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो संश्लेषण विधि पे लागू होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है दोस्तों कि जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमन विधि, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषण विधि, या फिर लास्ट ऑप्शन है विश्लेषण विधि। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। बताइए आंसर। क्या इसमें आंसर सही, ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे पहले जो सबसे उपयुक्त विधि जो इसमें है उसमें हो जाएगा आगमन विधि, ठीक है। नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन है? तो आगमन विधि। राइट आंसर 42 का ऑप्शन ए सही है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयोगशाला विधि करके सीखना पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। प्रयोगशाला विधि में खुद से करके, स्वयं से करके प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन
2 इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। ऑप्शन है राम और सीता जा रहे हैं, श्याम हापुड़ जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। ऑप्शन डी है श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यात्रा के दौरान 10 किलोमीटर की दूरी तय करना ही, जिस देखिए यहाँ पे अंक का प्रयोग हो रहा है। देखिए राम और सीता जा रहा है, इसमें गणित का प्रयोग हो नहीं रहा है। श्याम हापुड़ जा रहा है, इसमें गणित का प्रयोग हो नहीं रहा है। श्याम और मोहन दोनों भाई हैं, इसमें भी गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसमें नंबरिंग दिया है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर गणित मैथ में आता है ना, तो इसलिए यात्रा के दौरान मीरा 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है, तो इसमें गणित का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यात्रा के दौरान 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देख चुके हैं ना हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है दोस्तों कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है छात्रों के हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक प्रयोग कमी निकालना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बताइए आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमी निकालना होगा नहीं, सभी छात्र गणित में समान होते नहीं हैं, और छात्रों में कठिन अभ्यास करवाना ये भी नेगेटिव पॉइंट को दर्शा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए आप लोग क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती हैं कि बिंदु के ग्रिड पर आकृतियां बनाएं, इससे बच्चों की ऑप्शन है रुचि का विकास होगा, बच्चों के अवलोकन का विकास होगा, बच्चों की रुचि का विकास होगा, बच्चों के समरूपता की समझ विकसित होगी, या फिर बच्चों की क्रियाशीलता का विकास होगा। फिर से आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका विमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती हैं कि बिंदु के ग्रिड पर आकृति बनाए, इससे बच्चों की रुचि का विकास होगा, या फिर अवलोकन का विकास होगा, या फिर समरूपता का की समझ विकसित होगी, या फिर क्रियाशीलता का विकास होगा। तो जल्दी से आप लोग को चाहिए क्या इसमें आंसर होगा। जवाब दीजिए 46 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की समझ विकसित होगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 47 में कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु प्रयोग किया जाता है, व्यवसायिक उपयोगों हेतु प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है अंकगणित को। तो बताइए कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 व्यवहारिक उपयोग हेतु, ठीक है।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक उपयोग हेतु, क्योंकि व्यवहार के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, दैनिक जीवन के कार्य भी आ जाएंगे, मजदूरी एवं व्यवसाय भी आ जाएंगे, ये सब जो है व्यवहारिक उपयोगी हेतु आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोग को बताना है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, शिक्षार्थियों का संवेगात्मक विकास करना, शिक्षार्थियों में गणित के प्रति जिज्ञासा जगाना, या फिर शिक्षार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसमें आंसर, बताइए आंसर, जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन टॉपिक अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप लोगों को टॉपिक अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा रखा गया हो, तो आप लोग चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग गलत दे दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे हम लिखे हैं, तो देखिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है कि बीज गणित शिक्षण में चाहिए। आप लोग को बताना है कि बीज गणित शिक्षण में क्या चाहिए, क्या उपयोगी है। तर्क शक्ति चाहिए, गणनात्मक शक्ति चाहिए, कल्पनात्मक शक्ति चाहिए, या फिर प्रायोगिक कार्य चाहिए। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए कि बीज गणित शिक्षण में क्या चाहिए, क्या उपयोगी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा कल्पना शक्ति। ठीक है, बीज गणित शिक्षण में क्या जरूरी होता है, तो कल्पना शक्ति होना जरूरी होता है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 49 था, और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो दोस्तों ये सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और इसका जवाब आप लोग देंगे। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता है। ऑप्शन है आगमन विधि द्वारा, दूसरा है निगमन विधि द्वारा, तीसरा है विश्लेषण विधि द्वारा, या फिर लास्ट है समस्या समाधान विधि द्वारा। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए, और इसका आंसर आप लोग खुद से देंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग का यहीं ख़त्म होता है 50 क्वेश्चन का। और ये टॉप 50 दोस्तों आपको पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। आप लोग इसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर टॉपिक अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों के भी लाभ मिल सके। और दोस्तों ये 200 क्वेश्चन का सीरीज़ है, आज 50 क्वेश्चन दिखाया गया है, और 150 क्वेश्चनों का सीरीज आगे आप लोगों को अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए इस सेशन पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।